वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं और इस 20 मिनट शो में आपको 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूं, ऐसी बातें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वीओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे स्टेट लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल आते हैं। स्टेट लेवल परीक्षा का मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा है। चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे असम हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, कोई भी हो। अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिए, इस सेशन में जुड़िए। इससे पहले लगभग 70+ क्लासेज हो चुकी हैं 20 मिनट शो की, और वो जो 70+ क्लासेज हो चुकी हैं वो जाके आप देखिए। पूरी की पूरी पॉलिटी की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और आपने ये 20 मिनट शो देख लिया, तो मेरा दावा है कि एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस रहेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, मौलिक अधिकारों का गारंटर है, भारतीय संविधान का संरक्षक है, अभिलेख न्यायालय है और भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। निम्नलिखित कथनों में कितने सही, यहाँ कितने सही का मतलब आप समझिए। ये यूपीएससी में आजकल इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने सही, केवल दो का अर्थ मतलब ये नहीं है केवल। यहाँ केवल दो का अर्थ ये है कि इन चारों में से, पांचों में से दो कथन सही है। केवल तीन का अर्थ है कि इनमें से तीन सही है। केवल चार का अर्थ है कि इनमें से चार सही है। सभी पांच का अर्थ है कि सभी पांचों सही है। ये है इसका सीन। ठीक है, तो देखो, अपील का सर्वोच्च न्यायालय की यदि आप बात करें, तो भारत देश में आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और भारत देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, सबसे ऊपर आप अपेक्स कोर्ट के रूप में किसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। फिर उसके बाद आप किसे देखते हैं? हाई कोर्ट को देखते हैं। फिर उसके बाद आप किसे देखते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय को देखते हैं। तो भारत देश में ये अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी भारत देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अपील का सर्वोच्च न्यायालय मतलब, अपील का मतलब आप समझते हैं? अपील का मतलब निचली अदालत के खिलाफ जब आप ऊपरी अदालत में जाते हैं तो उसे अपील कहते हैं। हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट अपील लेके जा सकते हैं, यस। सिविल के मामलों में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल के मामलों में भी जा सकते हैं, संवैधानिक मामलों में भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल के मामलों में भी अपील सुनने का राइट है, क्रिमिनल यानी फौजदारी के मामलों में भी अपील सुनने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर संवैधानिक मामलों में भी अपील सुनने का अधिकार है, और अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन, यानी विशेष अनुमति से भी वो अपील सुन सकता है, विशेष अनुमति देकर भी वो अपील सुन सकता है। आज इस समय सबसे ज्यादा केसेज अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो 136 के एसएलपी के, स्पेशल लीव पिटिशन कहते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू लोग जाते हैं। ठीक है, सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी रेमेडी समाप्त हो जाए, तो एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन एसएलपी के थ्रू जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है, विवेक होता है कि चाहे तो कंसिडर करे, चाहे तो ना करे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का गारंटर है, बिल्कुल भाई, आर्टिकल 32 से टिकनिंग टिकनिंग करके आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए क्या जारी करता है? आपके मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट का क्या मतलब होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब होता है ऐसा न्यायालय जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट होता है, उसके जजमेंट महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, उसे शाश्वत स्मृति में, इटर्नल मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, क्योंकि वो एज एविडेंस वर्क करते हैं। साथ ही साथ इंफीरियर कोर्ट के लिए, छोटे न्यायालयों के लिए नजीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है, उसके भी जजमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट होते हैं, उन्हें कंटेम्प्ट के मामले में यानी अवमानना के मामले में दंडित करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी अवमानना के मामले में दंडित करने की शक्ति है। अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना दो प्रकार की होती है, एक सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब आप न्यायालय के आदेश को नहीं मानते तो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब न्यायालय के काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसे क्रिमिनल कंटेंट हो कंटेंट सॉरी कंटेम्प्ट कहते हैं। और दोनों में न्यायालय आपको पनिश कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या दोनों कर सकता है।
अगला कह रहा है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अंतिम व्याख्याता है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसमें सभी सही है ना, पांच के पांचों सही है ना, ये पांच के पांचों स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है। हाँ, थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, ठीक कर देंगे। टाइपिस्ट बदलते हैं थोड़ा सा तो फॉर्मेट बदलता है। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, members of the parliament and state legislature, for how many of the above given authorities oath or affirmation is mentioned in the schedule थर्ड of the Indian Constitution। यानी संविधान की अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, इनमें से किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, जज या विधानमंडल और संसद के सदस्य, किसका उल्लेख है थर्ड शेड्यूल में? ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, यदि आप इस सवाल की बात करें, पहली बात तो यहां इस तरह से समझिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपकी तीसरी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द ऑथ एंड अफर्मेशन, यानी ये शपथ को डील करता है। अनुसूचियां क्यों बनाई गई, तो ऐसी बातें जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रख सकते थे, जो बहुत बड़ी थी, उनके लिए हमने शेड्यूल बनाई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी और अभी आप देखेंगे 12 है। 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई। ठीक है, ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ये 52वें के द्वारा, ये 73वें के द्वारा, ये 74वें के द्वारा। थर्ड शेड्यूल में शपथ है, जैसे मंत्रियों की शपथ, जजेज की शपथ, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, यानी शपथ का प्रारूप कहाँ से डाउनलोड करके लाते हैं, थर्ड शेड्यूल से। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना है जो अक्सर ट्रैप लगता है, शपथ को लेकर सवालों में जो जाल बिछाया जाता है वो जाल मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला तो ये कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप 60 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप 69 में है। ठीक है, और गवर्नर के जो शपथ का प्रारूप है वो 159 में है। इन दोनों के शपथ का प्रारूप थर्ड शेड्यूल में नहीं है, यानी तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। इन तीनों लोग का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। एक तो ये है जो सवालों के रूप में पूछा जाता है। दूसरी बात कि ये लोग सिर्फ पद की शपथ लेते हैं। मंत्रियों के शपथ को लेकर एक सवाल पूछा जाता है कि मंत्री पद के साथ साथ सिक्रेसी यानी गोपनीयता की भी शपथ लेता है। तो अब देखिए, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ है भाई, 60 में। इसका कहाँ है, 59 में। इसका कहाँ है, 159 में। और इनका, इन सब का कहाँ है, इन सब का है थर्ड शेड्यूल में। शपथ का प्रारूप यानी फॉर्मेट थर्ड शेड्यूल में। तो इसमें से कितने हैं, इन तीनों का तो नहीं है, हटा दो, ये 3 है। ठीक, तो केवल 3, यहाँ केवल 3 का मतलब ये केवल 3 नहीं, यहाँ केवल 3 का मतलब है 6 में केवल 3 ही स्टेटमेंट ऐसे हैं जो इसमें फिट बैठ रहे हैं, यानी केवल इन्हीं तीनों के शपथ का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 में दिया गया है, यानी अनुसूची 3 में दिया गया है। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ जी, भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश संसद का हिस्सा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेम एज ब्रिटिश मोनार्क इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत और ब्रिटेन की संसदों के दोनों सदनों में पारित कोई विधेयक क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के बाद ही के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक यहाँ प्रेसिडेंट साइन न कर दे और वहां सम्राट न साइन कर दे। थर्ड कह रहा है भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट दोनों ही अध्यादेश पारित कर सकते हैं, जबकि संबंधित सांसदों
संसदों के दोनों सदन सत्र में ना हो। लिखा हुआ है कि अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और सम्राट भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी ब्रिटिश सम्राट भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये आपको बताना है, ध्यान से बताइएगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ समझिए कि पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं समय दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से बताइएगा। तो पहले इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पर आते हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत टफ दिए गए हैं, है ना। यहाँ सिर्फ सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा है, प्रश्न से ही नहीं अकेले ट्रैप बनाया गया है, ऑप्शन में भी ट्रैप बनाया गया है, यानी विकल्प में भी ट्रैप बनाया गया है। इसीलिए विकल्प को भी ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि भारत, सॉरी, दो और तीन दोनों सही है, ठीक है, दो और तीन दोनों सही है, पहला कह रहा है। और दूसरी चीज, कथन वन की व्याख्या करते हैं दोनों कथन। और सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि दो और तीन दोनों सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन वन की व्याख्या करता है। थर्ड आपका कह रहा है कि सेकंड और थर्ड में केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक। और ना तो दो सही है ना तो तीन सही है, ये कहा जा रहा है आपसे। तो अब आपको बताना है। चलो देखो, समझते हैं। तो यहां पर पहली बात, सबसे पहला कि भारत के राष्ट्रपति के, बहुत सरल है, बस अब आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समय इसलिए दिया क्योंकि ध्यान से आप सवाल को पढ़ें, पढ़ना बहुत जरूरी था। जैसे भारत देश में संसद किससे किससे मिलकर बनती है? भारत देश में संसद प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है ना। प्रेसिडेंट किसी सदन का सदस्य नहीं है, बट ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का अभिन्न अंग है। क्यों संसद का अभिन्न अंग कह रहे हो? संसद का अभिन्न अंग इसलिए कह रहे हो क्योंकि बिल निकला, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई बिल एक्ट नहीं कहा जाएगा, है ना। तो जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, यानी प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट। तो भारत देश में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्लियर हो गया? बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल सिस्टम में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, ये दो सदन है, प्लस राजा या रानी। तो क्या राजा रानी भी वहां का भाग हैं? क्या राजा रानी भी पार्ट हैं? जी हाँ, राजा रानी भी पार्ट है। जैसे भारत देश में राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, वैसे राजा रानी। जैसे बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून नहीं बनेगा, वैसे वहां राजा रानी के सिग्नेचर के बिना बिना कानून नहीं बनेगा। अब सवाल पे आओ। सवाल क्या कह रहा है? कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटिश संसद का हिस्सा ब्रिटिश सम्राट है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? ए बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी भारत और ब्रिटेन की संसदों के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। ठीक है, यहां भी तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर न करे, और वहां तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक सिग्नेचर कौन न करे? राजा सिग्नेचर न करे। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट दोनों को अध्यादेश पारित कर सकते हैं। अब समझना, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर संसद सत्र में न हो। राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो कि तुरंत तुरंत कानून बनाने की जरूरत है और संसद सत्र में नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक। तो भारत के राष्ट्रपति के पास तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के पास नहीं है, वहां संसद ही कानून बनाती है, वहां अध्यादेश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? फर्स्ट सही, सेकंड सही, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही? फर्स्ट सही, सेकंड सही। ठीक। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में लिखा है दो और तीन दोनों सही, तो पहले तो काट दो इसको, तीसरा गलत है तो ये कट जाएगा।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 और 3 दोनों सही है, इसको भी काटो क्योंकि तीसरा गलत है। अब अगला क्या कह रहा है, 2 और 3 में से केवल एक सही है। हाँ, 2 और 3 में से केवल एक सही है। कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला सही है। ठीक, एक सही, और वह एक की व्याख्या करता है। एक की व्याख्या करता है, इस बात को कैसे आप जान पाएंगे? यहां क्योंकि लगा दो। क्योंकि लगाने के बाद अगर ये स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है तो इसका मतलब सही व्याख्या है। अब फिर से पढ़ो, भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का हिस्सा है क्योंकि बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर के कानून नहीं बन सकता। ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश संसद का हिस्सा है क्योंकि बिना उसके सिग्नेचर के कानून नहीं बन सकता। तो एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या भी है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, मैंने लिखा कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये असर्शन हो गया। रीजन मैंने लिखा कि जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक एक्ट नहीं बनेगा, रीजन। तो ये दोनों सही होगा और आर ए की व्याख्या भी होगी, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें सी आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा था। ठीक, फिर से एक बार व्याख्या सुनिएगा और फिर से एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आपका कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विद रेफरेंस टू द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द लोकसभा स्पीकर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस इन द absence ऑफ द quorum. Speaker summon or prorogue the parliament. Speaker summon the joint sitting of the parliament. Speaker is final interpreter of the provisions of the parliamentary precedents within the house. अध्यक्ष गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। अध्यक्ष सदन को आहूत या स्थगित करता है। अध्यक्ष सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है। अध्यक्ष सदन के भीतर संसदीय दृष्टांतों के प्रावधानों का व्याख्याता होता है, अंतिम व्याख्याता होता है। कितने कथन सही हैं इसमें? वो भी सेम इसी स्ट्रक्चर का सवाल है। तो देखो, अध्यक्ष गणपूर्ति क्या है? 1/10। संसद को चलाने के लिए जो मिनिमम नंबर होना चाहिए वो 1/10 होना चाहिए। सदन को चलाने के लिए जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए वो 1/10 होनी चाहिए, और इसे कोरम कहते हैं। और कोरम को जो मेंटेन करने की जिम्मेवारी है वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। कोरम को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, यानी कोरम के अकॉर्डिंग ही चले, इस बात की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अध्यक्ष संसद को आहूत या स्थगित कर सकते। देखो, संसद के सत्र को बुलाना जिसे शमन करना कहते हैं, संसद के सत्र को बुलाना जिसे आप शमन करना कहते हैं, ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रोरोग करना जिसे आप कहते हैं सत्रावसान करना, ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन एडजन कौन करेगा? स्पीकर। साइन डाई कौन करेगा? स्पीकर। एडजन मतलब ब्रेक, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, अनिश्चित काल के लिए, ये स्पीकर चेयरमैन करता है। तो यहां लिखा अध्यक्ष आहूत या स्थगित करता है, नहीं। समन करना ये किसका पावर है? ठीक है, स्पीकर समन्स आर प्रोरोग द पार्लियामेंट, नो। समन करना प्रेसिडेंट की पावर है, प्रोरोग करना प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, स्पीकर समन्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति न बन पाए, डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो, लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन पाती है, तो अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत संसद का संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। बुलाता प्रेसिडेंट है, अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यहां लिखा है अध्यक्ष बुलाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अध्यक्ष सदन के भीतर संसदीय दृष्टांतों और प्रावधानों का अंतिम जी हां, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है, वैसे सदन के भीतर नियम, कानून, संविधान सबका अंतिम व्याख्याता स्पीकर चेयरमैन होता है। सदन के भीतर नियमों का, कानूनों का, इवन संविधान का भी अंतिम व्याख्याता कौन है? स्पीकर है। तो यहां पर यह भी ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। पहला और चौथा आपका क्या है? सही है। ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो जरूर अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप दीजिए, कमेंट करके अपने जो विचार हैं वो आप बताइए। मैं कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ अच्छा लिखते हैं, इससे मुझे भी ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ये ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि मेरी क्लास का अपडेट्स यहाँ मिलता रहता है, तो ये ज़रूर आप ज्वाइन करें। ये टेलीग्राम, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये वैकल्पिक है, ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है।
ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि एक नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9289996923। इस नंबर पे कॉल करके आप मेरा नाम बताइएगा कि मैं विपुल त्रिपाठी की क्लास से आया हूँ और उन्होंने मुझे इस नंबर पे कॉल करने के लिए कहा था। आप मुझे बैचेज के बारे में जानकारी दे दीजिए, कौन से बैच चल रहे हैं, कितना रुपया आप ले रहे हैं, कितना डिस्काउंट चल रहा है, सबकी जानकारी आप मुझे दे दीजिए। अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो प्री की, मेंस की, प्री मेंस कॉम्बो, ठीक है, टेस्ट सीरीज की, सबकी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। अगर जो भी कोर्स आपको उपयुक्त लगता है, आपकी तैयारी का जैसा स्तर हो, उसी हिसाब से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स लेते समय इनको आप ये बोलिएगा कि ये कोड लगाएं जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, यानी जिससे कि आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, यदि आप खुद से भी जाके देखना चाहते हैं, तो खुद से भी आप जाके देखना चाहते हैं तो आप जाइए studyiq.com पर, www.studyiq.com पर जाइए। यहाँ आप जाइए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में, ठीक है। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में गए, स्टेट पीसीएस में गए, स्टेट पीसीएस में जाने के बाद आप उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में जब आप गए तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपको ढेर सारे बैचेज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आरंभ 22, ये क्या है? ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाती है। आलेखन मेंस आंसर राइटिंग का बैच है, प्रीलिम यूपीपीसीएस प्री का बैच है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आरओ का बैच है, वीओ का बैच है। तो जिस भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं, आप यहाँ उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाई नाउ पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए, बैचेज के बारे में सारी जानकारी पढ़िए और फिर उसी हिसाब से आप इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे यहाँ एक बैच चलता है आरंभ, अभी इस समय जो ऑनगोइंग है। ठीक, आरंभ में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन दी जाती है, प्री और मेंस दोनों के लिए। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास पढ़ाई जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, किताबें दी जाती है, एनसीईआरटी, प्री, एमसीक्यू और मेंस के लिए अलग अलग कोर्सेज दिए जाते हैं। तो वो प्लेटिनम बैच है आरंभ का, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। जिनको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, पूरी तैयारी करनी है, जो लोग बिगनर हैं, वो उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना।